प्रीति बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जो कि अपने गरीब माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। प्रीति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी माँ ही थी। प्रीति एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कि वो मोड़ उसके लिए सुनहरा साबित होगा या किसी श्राप जैसा। फिर जब एक दिन प्रीति अपनी एक सहेली के साथ मॉल गई थी, तब अच्छा प्रीति, आज शॉपिंग करने में बहुत मजा आया। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। जब रिया और प्रीति वहां से जा रहे थे, तब गलती से प्रीति एक आदमी से टकरा जाती है। क्या तुम देख कर नहीं चल सकती? अंधी हो क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। प्रीति उस लड़के को सॉरी बोलने ही वाली थी, लेकिन उस लड़के का ये जवाब सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। तब हेलो मिस्टर, खुद की गलती होते हुए दूसरों पर चिल्ला रहे हो। फोन में देखते हुए चल रहे थे तो ऐसा तो होना ही था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक कहावत का मतलब तक नहीं पता और चले हैं दूसरों को अकड़ दिखाने। ये सिर्फ एक मुहावरा था मिस्टर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या कहा? क्यों, एक बार सुनाई नहीं दिया? बहरे हो क्या? जाकर पहले कानों का चेकअप करवाना, उसके बाद अपनी आंखों का भी चेकअप करवा लेना, ताकि अगली बार ध्यान से देखकर चल सको। और हाँ, फिर स्कूल में जाकर एडमिशन भी ले लेना, ताकि कहावतों का मतलब पता चल सके। प्रीति का इतना कड़क जवाब सुनकर रिया और उस लड़के का बॉडीगार्ड भी हंसने लगता है, जिसके बाद वो लड़का अपने बॉडीगार्ड को घूरते हुए देखता है। माफ करना बॉस। कुछ इस तरह उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। अब देखना ये है कि आगे जाकर क्या ही होता है। कुछ दिन बाद जब प्रीति ऑफिस में थी, तब अरे रिया, आज सुबह से सब लड़कियां इतनी खुश क्यों है? आखिर कंपनी में कौन आ रहा है? तुम्हें पता है, आज हमारे ऑफिस में हमारे बॉस के बड़े बेटे आ रहे हैं और वो शादीशुदा नहीं हैं। हर कोई कह रहा है कि वो बहुत हैंडसम हैं, इसलिए सभी लड़कियां उनके आने का इंतजार कर रही है। ओह अच्छा। उसके बाद सभी काम करने लगते हैं और तभी एंट्री होती है उस लड़के की जो प्रीति को मॉल में मिला था। ऑफिस में प्रीति फिर से उस लड़के से टकरा जाती है। क्या तुम कभी ध्यान से नहीं चल सकती? लगता है अभी तक आके ठीक करवाई नहीं है, क्योंकि आदत बिल्कुल वैसी ही है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है। गुड मॉर्निंग रोहन सर, आप आ गए? नहीं, मेरा भूत खड़ा है। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। तुम जल्दी से सारी फाइल्स और एक कप कॉफी मेरे कैबिन में भिजवाओ। ओके सर। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। तुम उस खड़ूस लड़के को सर क्यों बोल रहे हो? क्या वो भी हमारी कंपनी में जॉब करेंगे? अरे प्रीति, वही तो इस कंपनी के बॉस है, रोहन सर। क्या? ये बात सुनकर प्रीति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जब सारी बात रिया को पता चलती है। उस दिन तो छोड़ो, तुमने तो आज भी उनकी बेइज्जती करके उन्हीं की कंपनी में उनका स्वागत किया है। अब तो तुम गई प्रीति। इससे पहले कि वो मुझे बेइज्जत करके निकाले, मैं खुद ही यहाँ से निकल जाती हूँ। प्रीति अपने डेस्क से सारा सामान पैक करने लगती है। तभी मैनेजर उसके पास आता है। प्रीति, तुम्हें रोहन सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। अब तो तुम गई। उसके बाद प्रीति डरते हुए कैबिन में जाती है। तो तुम प्रीति हो? देखिए, मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसके बाद आप मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं, लेकिन किसने कहा कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ? बल्कि अभी तो हमें बहुत से काम करने हैं। गुड लक। ये बात सुनकर प्रीति काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसके बाद जब वो बाहर आती है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन के बाद से, लीजिए सर आपकी कोल्ड कॉफी। ये तो बहुत कड़वी है, थोड़ा चीनी मिलाओ इसमें। ओके सर। प्रीति कॉफी में चीनी मिलाकर ले जाती है। अब ये ज्यादा मीठी हो गई, दूसरी कॉफी लेकर आओ। ओके सर। प्रीति दूसरी कॉफी लाती है। ये ज्यादा कोल्ड है, अब मेरा हॉट कॉफी पीने का मन कर रहा है। ओके सर। कुछ इस तरह रोहन प्रीति को बिना वजह काफी परेशान करने लगा था, लेकिन प्रीति भी ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। यहाँ उसे काफी अच्छी सैलरी मिलती थी और उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अस्पताल में एडमिट थी और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत थी। कुछ इस तरह दिन गुजर रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में
लेकिन पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप यश को सब कुछ देने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? सॉरी बेटा, तुम्हें पता है कि विल में क्या लिखा है। तुम दोनों में से जो भी पहले शादी करेगा उसी के नाम ये सारा बिजनेस हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके अंदर अंदर तुम्हें जल्दी से शादी करनी होगी। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। तब रोहन गुस्से में वहां पर रखा वास तोड़ देता है। रोहन को इतने गुस्से में यश देख लेता है। उप्स, लगता है बड़े भैया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। हाँ यश, वो तुमसे चिढ़ते हैं क्योंकि तुम्हें मेरे जैसी खूबसूरत लड़की जो मिल गई। हाँ, रोहन का सौतेला भाई यश और उसकी सौतेली माँ दोनों ने ही बचपन से उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया था और वो हमेशा से पैसों के लिए ही उस घर में थे। यश सारा बिजनेस हड़पना चाहता था। फिर अगले दिन रोहन अपने ऑफिस में गुस्से में बैठा था। सर, क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? क्या तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी है? हर बार तुम दूसरों के काम में अपना टांग क्यों अड़ाती हो? रोहन के ऐसे चिल्लाने पर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोहन के कैबिन से बाहर आ जाती है। ऐसा करके रोहन को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो प्रीति के पीछे उससे माफी मांगने आता है। लेकिन वो प्रीति की बात सुन लेता है। ऐसे खड़ूस इंसान के साथ मैं काम नहीं कर सकती। वो तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए नहीं तो मैं कब की ये नौकरी छोड़ देती। बस मेरी माँ का इलाज अच्छे से हो जाए और उसके लिए पैसे जमा हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी फ्रेंड के भाई के साथ उसके स्कूल में उसकी बहन बनकर जाना है। वो तुम्हें इसके अच्छे पैसे देगी, इसलिए कल तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है। ये बात सुनकर रोहन को भी अच्छा आइडिया आता है। अगले ही दिन रोहन प्रीति को अपने कैबिन में बुलाता है। आज तुम लेट हो गई। सॉरी सर, मुझे अर्जेंट काम था। मुझे भी तुमसे बहुत अर्जेंट काम है। जी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज का खर्च उठाऊंगा। लेकिन आपको ये कैसे पता? मेरी बहुत पहचान है। अब तुम जल्दी बोलो, ऐसा ऑफर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। रोहन की बात सच थी। प्रीति को ऐसा ऑफर दोबारा कहाँ मिलने वाला था। प्रीति को सिर्फ 1 महीने के लिए कागजों के लिए रोहन की पत्नी बनना था। रोहन का प्लान था कि जैसे ही सारा बिजनेस उसके नाम हो जाएगा वो प्रीति को डाइवोर्स दे देगा। इसलिए प्रीति इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर देती है। बस फिर दोनों कोर्ट में जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सीधा रोहन के घर पहुंच जाते हैं। ये क्या, तुमने ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी कर ली, वो भी हमें बिना कुछ बताए? पापा, इसमें बताने वाली क्या बात थी? मैं प्रीति को पसंद करता था और वो मुझे पसंद करती है, बस हो गया। मुझे तो लगता है इस लड़के ने पैसों के लिए तुमसे शादी की है, वरना ये लड़की शक्ल से ही फटीचर लगती है। क्या आपने भी पापा से पैसों के लिए शादी की थी? क्योंकि आप भी। रोहन, ये क्या तमीज है अपनी माँ से बात करने की? मेरी एक ही माँ थी जो आज मेरे साथ में नहीं है। इतना कहकर रोहन प्रीति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर प्रीति काफी कंफ्यूज थी। तब वहां पर दाई माँ आती है, जिन्होंने रोहन की माँ के जाने के बाद रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे बेटे बहू आ गए। माँ, आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं ही आपके पास आने वाला था, आप बिना वजह परेशान हुई। अरे, अपने बच्चों से मिलने में कैसी परेशानी। उसके बाद प्रीति उनके पैर छूती है। जीती रहूं मेरी बच्ची, तुम कितनी प्यारी और सुंदर हो। आप दोनों बात कीजिए, मुझे एक काम है, मैं खत्म करके आता हूँ। रोहन के जाने के बाद दाई माँ प्रीति को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने उसके पापा से पैसों के लिए शादी की थी और रोहन के साथ बुरा व्यवहार किया था। ये सब सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रीति जानती थी कि वो वहाँ सिर्फ 1 महीने की ही मेहमान है। अगले कुछ दिनों तक वहाँ रोहन के बाद प्रीति देखती है कि किस तरह हर छोटी छोटी बात में रोहन की सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई यश उसे ताने मारा करता था। वहाँ रहने के बाद उसे पता चलता है कि रोहन का दिल इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है, जो अपनी दाई माँ और अपने पापा से बहुत प्यार करता है। एक बार प्रीति की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। ये लो, मैंने तुम्हें ठंडे पानी की पट्टी कर दी है। अब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तुम कुछ फ्रूट्स खा लो, उसके बाद दवाई लेकर आराम कर लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। इस तरह रोहन ने प्रीति का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने प्रीति की माँ के इलाज के लिए सारे पैसे जमा करवा दिए और हर कुछ दिनों में वो प्रीति की माँ से मिलने भी जाया करता था।
फिर एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था, मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए रोहन ने पैसे दिए हैं। मुझे तो पहले ही शक था, तुम लालची हो और तुमने पैसों के लिए ही रोहन से शादी की है। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हर कोई मेरी तरह अच्छा थोड़ी होता है। वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि कोई बिना लालच के इतने खड़ूस लड़के से शादी क्यों ही करेगा। रोहन खड़ूस नहीं है, खड़ूस तो आप सब हो जो उसके साथ इतना गलत व्यवहार करते हो। वो तो बल्कि बहुत अच्छे हैं, सब कुछ उनके नाम है, फिर भी आप सब अपनी मर्जी से बहुत अच्छे से इस घर में रह पा रहे हैं। अगर गलती से सब आपके नाम हो जाता तो आप तो कब का उन्हें इस घर से निकाल देते। इससे साफ पता चलता है कि पैसों का लालची कौन है और कौन नहीं। जब प्रीति रोहन का स्टैंड ले रही थी तब रोहन सारी बातें सुन लेता है। फिर कुछ दिन बाद, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अब 1 महीना हो गया है, मुझे घर वापस चलना चाहिए। इतना कहकर प्रीति सामान पैक करके वहां से चली जाती है। लेकिन रोहन प्रीति को पसंद करने लगा था क्योंकि आज तक किसी ने उसका स्टैंड नहीं लिया था। वहीं प्रीति भी रोहन को पसंद करने लगी थी क्योंकि रोहन बहुत ही अच्छा लड़का था और प्रीति का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। इसलिए रोहन रिया की मदद से प्रीति को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे प्रपोज करता है। तुम बहुत अच्छी हो और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पहले ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूँ। रोहन से शादी करने के लिए प्रीति हाँ कर देती है और इस बार सच में पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। योगिता ने अपने गिने चुने कुछ रिश्तेदारों को अपने पोते आदित्य के बर्थडे पर बुलाया हुआ था। खाने का इंतजाम भी सास बहू ने घर पर ही किया हुआ था। योगिता ने शाही पनीर बनाया हुआ था जो सभी को बहुत पसंद था। वहीं योगिता की बहू श्रेया ने करारे करारे उसके साथ पराठे बनाए हुए थे और सभी रौनक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रौनक भी ऑफिस से घर आ जाता है। फिर सब लोग मिलकर आदित्य का बर्थडे मनाते हैं और योगिता के हाथ के शाही पनीर और श्रेया के हाथ के पराठे खाते हैं। भाभी कमाल के पराठे बनाती हैं आप। आज तक मुझे कभी ऐसे पराठे खाने को नहीं मिले। और मौसी के हाथ का शाही पनीर, वाह! भगवान कसम, अगर मुझे मम्मी हमेशा के लिए यहाँ आने दे तो मैं यहीं आके रोज खाऊं। निकी और पूछ पूछ, तुम आ जाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम दोनों ढेर सारी बातें किया करेंगे। बहू, ये तो तुमने बिल्कुल इसके मन की बात कह दी। बातों के सिवाय आता ही क्या है इसे। बातें करो और खाना खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आ सकती हो। ये भी तो तुम्हारी मौसी का घर है और मौसी तो माँ जैसी होती है। ये हुई ना बात। मौसी, मैं महीने में 1 बार तो पक्का आ जाया करूंगी। फिर सब खाना खाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। रौनक के परिवार में उसकी माँ योगिता, उसकी पत्नी श्रेया और उसका 6 साल का बेटा आदित्य था, जिसका उन्होंने आज जन्मदिन मनाया था। सारा परिवार खुश था। छोटी सी फैमिली अपना गुजारा रौनक की सैलरी से अच्छे से कर रही थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, वैसे ही एक दिन ऐसा आया जब रौनक बस से उतरकर घर की तरफ आ रहा था तो किसी बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और वो कमर के बल डिवाइडर पर जा गिरा और उसके कमर में बहुत चोट आई। आसपास के कुछ लोग उसे वहां के हॉस्पिटल ले गए और उसके घर वालों को फोन किया। योगिता और श्रेया आदित्य के साथ हॉस्पिटल आती हैं। देखिए बहन जी, आपके बेटे की जान तो बच गई है, लेकिन उनके कमर के निचले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये चल नहीं पाएंगे। इसका इलाज केवल अमेरिका में है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ तो कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में इसका इलाज ही ना हो। देखिए, जैसी सिचुएशन थी मैंने आपको बता दिया, पर जैसी कंडीशन इनकी है उस हिसाब से अगर आप इन्हें अमेरिका ले जाएंगे तो इलाज अच्छा होगा और जल्द ही अपने पैरों पर चलने लगेंगे। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? हाय रे मेरा जवान बेटा, अपाहिज हो गया। लेकिन मैं ऐसे ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी। मैं इसका इलाज कराऊंगी। फिर दोनों सास बहू गले लगकर रोने लगती हैं। आदित्य भी वहां पर खड़ा खड़ा रो रहा था। कुछ दिन बाद अस्पताल के चक्कर काटने के बाद वो लोग रौनक को घर ले आते हैं और वो व्हील चेयर पर आ जाता है। माँ, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? मैंने अभी ऑफिस में बात की है। वो कह रहे हैं कि अब आपकी जरूरत नहीं है।
आपके कुछ फंड्स बनते हैं, वो ले जाइए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त की मार है। हम अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज कराएंगे और देख लेना, जल्दी ही तुम अपने पैरों पर चलने लगोगे। कैसी बात कर रही हो माँ? नौकरी चली गई है, थोड़े से पैसे मिलेंगे, उनमें कितने दिन गुजारा करेंगे? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मैं नौकरी कर लूंगी। अभी वो यही बातें कर ही रहे थे कि कुछ रिश्तेदार रौनक का पता लेने आ जाते हैं। मुझे तो जैसे ही पता चला कि रौनक का एक्सीडेंट हो गया है, सच कहती हूँ मेरा तो कलेजा बाहर को आ गया भाभी। होनी को कौन टाल सकता है? ये कहकर योगिता रोने लगती है, श्रेया के कंधे पर हाथ रखती है और रौनक की बुआ भाभी को गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद श्रेया ऑफिस जाकर सारे रिफंड्स ले आती है। एक दिन मम्मी, आज मेरी मैडम कह रही थी कि आपकी फीस नहीं आई है। जब तक फीस नहीं दोगे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। स्कूल वालों को अकल नहीं है, छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी बात कह दी। अरे फोन भी तो कर सकते थे घर पर। यही तो बुरे वक्त की पहचान होती है। इस समय कोई किसी को नहीं समझता, बस अपना काम निकलना चाहिए। तभी योगिता बाजार से आती है। वो थोड़ा सा पनीर लेकर आती है, क्योंकि रौनक ने फरमाइश की थी शाही पनीर खाने की। योगिता शाही पनीर बनाती है और श्रेया गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है कि तभी श्रेया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी हम अपना काम करेंगे। बहू, अचानक ये रोटी बनाते बनाते क्या ख्याल आ गया? कैसा काम करने की सोच रही हो? मम्मी जी, आपको पता है ना, सभी रिश्तेदारों को आपके हाथ का शाही पनीर बहुत पसंद है और मेरे हाथ के गर्मा गर्म पराठे, तो बस हम यही काम करेंगे। देखो ना, आजकल खाने का काम तो कितना चल पड़ा है। क्या ये ठीक रहेगा? आप दोनों काम कैसे करोगी? मुझे लगता है श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही है। और रही बात काम करने की, कैसे करेंगे? जब काम करना ही है तो सोचना क्या, जैसे तैसे काम शुरू हो ही जाएगा। भगवान की दुआ से अभी इतने पैसे तो हैं कि एक छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। और हाँ बहू, कल आदित्य की फीस भी जमा कर दो, वरना ये पढ़ाई में पीछे हो जाएगा। 2-3 दिन बैठकर दोनों सास बहू इस बात का हिसाब किताब करती हैं कि वो कैसे काम शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। मम्मी जी, अगर हम ऑनलाइन काम शुरू करेंगे तो उसमें काफी समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के बाद तो ऑनलाइन भी काम शुरू किया जा सकता है। तुम तो हिम्मत वाली हो श्रेया, इतने बुरे वक्त में भी तुमने हिम्मत बांधी हुई है। तुम ठीक कह रही हो, हमें बाहर से ही काम शुरू करना होगा। हमें बहुत पैसों की जरूरत है। किसी भी तरह अगले साल तक हम रौनक का इलाज अमेरिका में कराएंगे। फिर वो लोग जगह देखते हैं और एक जगह पर अपना काम शुरू कर लेते हैं। शाही पनीर और गर्मा गर्म पराठे और साथ में पापड़, दही, अचार, सलाद, और वो भी सिर्फ 80 रुपए की थाली। मम्मी जी, एक बात बताओ, आपने 80 रुपए की थाली क्यों रखी? हम लोग 100 रुपए की थाली भी तो रख सकते हैं। आजकल तो 120 रुपए की थाली भी चल गई है। देखो बहू, मैंने आज तक बिजनेस तो किया नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो है कि सब लोग सस्ता देखना चाहते हैं, सस्ता पाना चाहते हैं और सस्ता ही लेना चाहते हैं। अगर हम लोग भी भीड़ में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमसे कौन खरीदेगा? और अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ मम्मी, आप शायद ठीक कह रही हैं। और जैसा कि योगिता ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों ने 80 रुपए प्रति थाली देखकर उनके पास आना पहले जरूरी समझा। एक ताली लगा दीजिए। सर, आप यहीं खाएंगे या लेकर जाएंगे? नहीं, मैं तो यहीं खाऊंगा। तभी दूसरा आदमी भी आता है और वो भी एक प्लेट लगाने के लिए कहता है। योगिता जल्दी जल्दी 2 प्लेट लगा कर देती है। वहीं श्रेया गर्मा गर्म पराठे उतार रही थी। उन दोनों के चेहरों के भावों से पता चल रहा था कि उन्हें खाना अच्छा लग रहा है और वो संतुष्ट हैं। बिना आनाकानी के वो लोग पैसे देकर चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो योगिता समझ गई कि उन्हें खाना अच्छा लगा है। अब धीरे धीरे आसपास के ऑफिस के लोग भी वहां आने लगे और 2 महीने होते होते सास बहू दोनों का काम अच्छा चल पड़ा। मम्मी जी, मुझे लगता है अब सही वक्त है कि हम लोगों को ऑनलाइन भी काम शुरू कर देना चाहिए। आप कहो तो मैं स्विगी या जोमेटो से बात कर लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है और हमें और भी पैसों की जरूरत है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, रौनक को ठीक करवाना।
मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देख लीजिएगा अगले साल तक हम रौनक का इलाज जरूर करवाएंगे। फिर कुछ दिन बाद ही श्रेया ऑनलाइन काम शुरू कर देती है। अब तो श्रेया और योगिता का शाही पनीर और गर्मा गर्म पराठे फेमस होने लगे थे। ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत आने लगे थे। 10 महीने बाद, रौनक बेटा, अमेरिका में किसी डॉक्टर से बात करो और अपने सारे रिपोर्ट्स उन्हें भेज दो। लेकिन मम्मी, इसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। कितना भी खर्चा आ जाए, कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ गहने हैं, अरे और जरूरत पड़ी तो कुछ रिश्तेदारों से ले लेंगे। लेकिन बेटा, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो सारी जिंदगी ऐसे कैसे निकलेगी? अभी तो तुम जवान हो। हाँ रौनक, तुम्हें पता है आदित्य भी कितना मिस करता है तुम्हारा साथ। उसे फुटबॉल खेलना कितना पसंद है। बस मम्मी जी ठीक कह रही हैं, एक काम करो, तुम अमेरिका में किसी डॉक्टर से बात करो। फिर कुछ लोगों से जानकारी निकालकर रौनक बात करता है और डॉक्टर उसे अमेरिका आने के लिए कहते हैं। योगिता और श्रेया दोनों मिलकर रौनक के पेपर तैयार करवाते हैं और योगिता खुद रौनक के साथ अमेरिका जाती है। जाने से पहले 19-20 का फर्क लोगों को पता नहीं चलता। जैसे मैंने बोला है, बिल्कुल उसी तरीके से शाही पनीर बनाना है। मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाने पर लोगों को वो स्वाद न मिले। मम्मी जी, बस आप जल्दी से रौनक जी को ठीक कराकर वापस ले आओ और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और योगिता अपने बेटे को लेकर अमेरिका चली जाती है। 1 महीना इलाज वहाँ पर चलता है और इधर श्रेया बिल्कुल अपनी सास से सीखी हुई रेसिपी जैसा ही शाही पनीर बनाती है। लोगों को ज्यादा पता नहीं चलता, इसलिए काम बहुत अच्छा चल रहा था। 1 महीने बाद योगिता अपने बेटे रौनक के साथ आती है। रौनक अब व्हील चेयर पर नहीं था, वो धीरे धीरे चल कर आ रहा था। श्रेया और आदित्य दोनों भागकर उसके गले लग जाते हैं। पापा, हम लोग फिर से फुटबॉल खेलेंगे, मजा आ गया। अब मैं फिर से अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम लोग अब फिर से फुटबॉल खेलेंगे और तुम्हारी मम्मी और दादी को भी अपने साथ खिलाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ रौनक, तुम्हें इस तरह पैरों पर चलते हुए देखकर। सचमुच मम्मी जी की हिम्मत है, उन्होंने हार नहीं मानी और देखो आखिर वो आपको ठीक कराकर वापस ले आईं। फिर सारा परिवार खुशी खुशी घर आ जाता है। रौनक कुछ दिन आराम करता है, फिर जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है और फिर उसे कंपनी में अच्छी खासी पैसों पर जॉब मिल जाती है। वहीं दोनों सास बहू अभी भी गर्मा गर्म पराठे और शाही पनीर बेच रही थीं। लोगों के बीच में अब उन दोनों का खाना काफी फेमस हो गया था। 1 साल बीत चुका था तो उन्होंने थाली का रेट भी 100 रुपए कर दिया, जो लोगों को ज्यादा नहीं लगा। और आखिर में उन दोनों की मेहनत रंग लाती है और उनकी जिंदगी वापस से खुशहाल हो जाती है।